हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। इससे पीछे हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार वहां से उसे ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट 4 को, जिसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। और ये प्रश्न केवीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहीं से पहले आप इसे तोड़कर देखिए क्या बनेगा। आपका जहां तक बनेगा आपके दिमाग में वो उभर भी चुका होगा कि महत्व धन आकांक्षा, क्योंकि दोनों को तोड़ने पे दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। और ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको ए और डी लगभग काफी मैच करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे ए आपका सही है, डी आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो तो आप देख रहे हैं ना डी में, ये आधा 2 है, यानी कि जो तो शब्द है वो 2 बार आया है, आधा आधा वो है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पे कि महत्व धन आकांक्षा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं। फिर दिया है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये एक वाक्य है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं समर्थ, इसके स्थान पर हम कौन से वर्ड को यहाँ से नहीं लिख सकते। बाकी 3 वर्डों को लिख सकते हैं और एक वर्ड को नहीं लिख सकते। वो कौन सा वर्ड है जो आप नहीं लिख सकते? तो सेंटेंस को यहाँ पे समर्थ को हटा के आप इन शब्दों को फिल करते चलिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। तो हम करते हैं, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सक्षम है। ये तो सही लग रहा है, इसलिए नहीं को कौन नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, इसलिए ये सही पॉइंट हुआ। अगला है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में शक्तिशाली है। शक्तिशाली थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि रचनात्मक कार्य है, रचनात्मक, इसलिए शक्तिशाली वर्ड कहाँ, जहाँ पे शक्ति की जरूरत पड़ती है तो वहां के लिए है, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं, सामर्थ्यवान। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सामर्थ्यवान हो, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ की जगह क्षमतावान है। तो जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में क्षमतावान है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो गलत आपको कहाँ दिखाई दिया? ऑप्शन बी में आपको गलत रख रहा है कि ये वर्ड नहीं होगा। तो ये जो नहीं शब्द है ना, आपका इसी बी पॉइंट को दिखा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पॉइंट है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। ये 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ईर्ष्यालु जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट आपका मैच कर रहा है। सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला, कुछ भी न चाहने वाला, दूसरों से जलने वाला। तो ऑप्शन आपका डी देखिए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन छायावादी कवि है। आपको छायावादी कवि का चुनाव करता है तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत और आपके है भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये मुहावरा है, इसका आपको अर्थ बताना है। अक्ल के घोड़े यानी कि बुद्धि से काम करना, कौन सा ऑप्शन मैच कराइए। देखिए, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना, या बुद्धि का प्रयोग न करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि बुद्धि का प्रयोग करना? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जो बहुत बोलता हो, वाक्य के लिए आपको एक शब्द देना है, क्या कहेंगे उसे? वाचाल, मूक, शाब्दिक, बहुभाषी। तो बहुभाषी होता है जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, शाब्दिक जो शब्दों का प्रयोग करता है, मूक जो गूंगा है, और वाचाल जो बहुत अधिक बातें करता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके केवीएस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बचपन शब्द है। बचपन शब्द कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा या फिर विशेषण। तो बचपन शब्द आपका संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न के हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला अपने आप में एक फेमस रचना है, और ये किसकी है ये अभी आप जानते होंगे। तो ये रचना हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। इति शब्द का दिया है कि इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। आप अगर महाभारत रामायण अपने टीवी में देखा होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए कि जब महाभारत स्टार्ट होता है तो कहा जाता है कि अथ श्री महाभारत कथा। तो अथ यानी कि प्रारंभ के लिए होता है, और जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो उसके लिए कहा जाता है इति सिद्धम। तो इति यानी कि समाप्त और अथ मीन्स प्रारंभ। तो यहाँ पे इति का विपरीतार्थक कौन सा होगा? अथ होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। दिया है भगनी का तद्भव रूप क्या है। भगनी तत्सम शब्द है, तत्सम, और आपको उसका तद्भव शब्द बनाना है। तत्सम इस होता है संस्कृत, और तद्भव इस होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप।
तो बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पे भगनी का क्या है, वो है बहन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग का विलोम, उपसर्ग प्रारंभ में लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय लास्ट में लगाए जाते हैं, इसलिए उपसर्ग का विलोम आपका प्रत्यय हुआ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? दामिनी बादल का, बिजली, आकाश, वर्षा। तो दामिनी आपके बिजली का पर्यायवाची है, जो आकाश से बिजली चमकती है ना, उस बिजली का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 8, 13, 7 और 5। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जो काफी विवादों में चला गया था। तो हमारी उपभाषाएं 5 है, डी में आपका 5 है, तो इसलिए उपभाषाएं हमारी 5 है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक होता है? वृक्ष से पत्ता सदा के लिए अलग हो रहा है, तो जब सदा के लिए अलग होता है जो चीज, उसके लिए अपादान कारक इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, पीने की इच्छा रखने वाला, जो किसी चीज को पीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे पिपासु कहते हैं। ऑप्शन बी देखिए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आपको उपसर्ग का चुनाव करना है, तो पहले शब्द को तोड़ दीजिए। देखिए कहाँ पे कोई एक शब्द तो क्लियर बनेगा, क्या बनेगा? अपहरण। हरण शब्द यहाँ से निकल रहा है, हरण, तो बचा क्या आपका अप, और यही अब क्या है आपका उपसर्ग है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी देखिए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मुहावरा है, दिया है कि गागर में सागर भरना का क्या अर्थ होगा? आपको उसका अर्थ बताना है। अधिक में थोड़ा कहना, ये गलत है। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, ये सही, यही पॉइंट सही। आगे भी देख लेते हैं। गागर में मटका भरना गलत है। साधनों का सदुपयोग करना, ये भी गलत है। तो प्रश्न का यानी कि गागर में सागर भरने का अर्थ है आपका थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीफ की दावत की जो ये कहानी है ये किसने लिखी, तो आपको ये बताना। तो ये भीष्म साहनी की रचना है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, पावन या नमस्कार। तो ऑप्शन सी देखिए आपका ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि है? ये अयादी संधि है। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा पौ धन अन, पौ धन अन, क्योंकि औ किसको आदेश हो जाएगा? पौ किसको आदेश हो जाएगा? आव को आदेश हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावन। अगला प्रश्न देखिए, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? आपको दिनकर जी की रचना चुननी है। उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, कामायनी। तो यहाँ से दिनकर जी की जो रचना है वो ऑप्शन ए यानी कि उर्वशी दिनकर जी की रचना है। बाकी 3 रचनाएं किसकी हैं? तो अंधायुग धर्मवीर भारती जी की रचना है, वहीं पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, और कामायनी जहां तक आप जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। तो फ्रेंड्स, ये आज आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।